अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं किरण मित्तल और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। इससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था। अब उसके जो टाइप्स है डीएनए और आरएनए, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए। तो डीएनए, डी से हम यहाँ पर क्या बता देंगे? डीऑक्सी एंड राइबोन्यूक्लिक और एसिड। तो डीएनए के बारे में कुछ जानते हैं कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए ये हेरिडिटी मटेरियल है। तो हेरिडिटी मटेरियल कैसा है? ये ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाता है, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा डीएनए सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल करता है। तो कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डीएनए किन चीजों से मिलकर बना है। तो डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, यानी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, इसके साथ और ऐसा क्या होता है जो डीएनए मिलकर डीएनए बनाते हैं? तो यहाँ पर एडेनिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डीएनए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ भी हम डी लगाएंगे। डी, तो यहाँ पर डी का क्या मतलब हो गया? डीऑक्सी। यहाँ पर ये जो साइड है उसको हम क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंफॉर्मेशन डीएनए के बारे में। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि डीएनए ये हेरिडिटी मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसके अलावा ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है सेल के। और अभी हमने कंपोजिशन पढ़ी डीएनए के, तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से हैं? यानी एडेनिन किस फॉर्म में होता है? यानी डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो हम कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट डीएनए के बारे में जिन साइंटिस्ट ने काम किया है डीएनए पर, उसका भी जिक्र करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एरविन चेरनोव के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसने क्या किया था? 1951 में इसने हमें डीएनए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। वो कौन सी इंफॉर्मेशन दी? एरविन ने हमें रेशियो ऑफ बेसिस के बारे में बताया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बेसिस हैं, कौन से बेसिस? यानी ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी ये जो बेसिस है इसका जो रेशियो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में इसका रेशियो कितना होगा? तो एरविन ने बताया कि जो एडेनिन है वो डीएनए मॉलिक्यूल में इसकी जो तादाद है वो बराबर होगी किसके? थाइमिन की। इसके अलावा इसने हमें ये भी बताया कि जो गुआनिन है जी, इसकी जो रेशियो होगी, यानी जितनी भी गुआनिन एक डीएनए मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, साथ साथ जो साइटोसिन है इसकी भी उतनी तादाद होगी। फॉर एग्जांपल, एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 एडेनिन है तो यहाँ पर कितने थाइमिन होंगे? 2 थाइमिन होंगे। अगर 2 गुआनिन है तो 2 साइटोसिन मौजूद होंगे। तो दोस्तों, एरविन ने हमें रेशियो ऑफ बेसिस के बारे में बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो
जो एडेनिन और थाइमिन की तादाद कितनी है, गुआनिन और साइटोसिन की तादाद कितनी है। इसके अलावा दो और साइंटिस्ट थे जिसने हमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया कि डीएनए किस तरह दिखता है, किस तरह नहीं दिखता। तो यही दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन और मॉरिस। तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि डीएनए का शेप किस तरह है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था, इसने एक्सरे का जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करके हमें बताया कि फ्रैंकलिन और मॉरिस ने एक्सरे का मेथड इस्तेमाल किया, टेक्निक इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने क्या मालूम किया, स्ट्रक्चर और शेप मालूम किया। इसके अलावा दोस्तों दो और साइंटिस्ट थे जिसने हमें डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पर देखते हैं एडविन ने हमें सिर्फ एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के रेशियो के बारे में बताया। फ्रैंकलिन और मॉरिस ने हमें स्ट्रक्चर या शेप ऑफ डीएनए के बारे में बताया। लेकिन जो वाटसन और क्रिक है, इसने जो मॉडल पेश किया उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है डीएनए मॉलिक्यूल की। और इन्होंने ये जो मॉडल पेश किया था वो कब पेश किया था, 1953 में पेश किया था। तो दोस्तों वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो डिस्कस करते हैं कि वाटसन और क्रिक जो है डीएनए के बारे में क्या कहते हैं। तो वाटसन और क्रिक का क्या कहते हैं कि डीएनए बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो दोस्तों हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड पहले भी पढ़ा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो पॉली मींस मेनी और न्यूक्लियोटाइड, तो वैसे भी न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और एक जो न्यू स्ट्रैंड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, उसको हम एक स्ट्रैंड कहते हैं, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो यहाँ पर ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा वाटसन और क्रिक ने हमें ये भी बताया कि इसकी जो कॉइलिंग है वो अपोजिट होगी, यानी एंटी पैरेलल होगी। यानी ये क्या है, जो इसकी जो दो स्ट्रैंड है उसकी जो कॉइलिंग है वो अपोजिट होगी। तो अपोजिट क्यों होगी इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन नंबर 3, यहाँ पर क्या फ्री है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे साथ मौजूद होता है। और कार्बन नंबर 5 के साथ एक जो फास्फेट ग्रुप है वो फ्री होता है। तो दूसरा हमारे पास जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा और कार्बन नंबर 5 पे क्या मौजूद होगा, फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि कार्बन नंबर 3 का 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर 3 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो हेड है वो इसके साथ इसका दूसरा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके टेल के साथ मिल जाता है, और इसका जो टेल है ये पहले न्यूक्लियोटाइड के हेड के साथ मिल जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं। इसके अलावा तो ये एक जो स्ट्रैंड है ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड होगा। तो ये आपस में इस तरह क्यों होते हैं, क्यों इस तरह जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो आपस में तभी हुए होते हैं, हेड होते हैं, वो किस वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। इस प्रकार के दोनों जो स्ट्रैंड है वो किस वजह से हेड है तभी हुए हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोस्तों उसने एक और रूल भी बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो एडेनिन थाइमिन के दरमियान बीच में
क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों उसने बताया कि जो एक हेलिक्स है, यानी ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, वो उसका डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर। तो दोस्तों इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। एक मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो उसे मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो डीएनए कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यानी ये एक स्ट्रैंड हो गया या ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, और यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर क्या बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप है, यहाँ पर देखो थायमिन है, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर से एडेनिन आ जाएगा। यहाँ पर देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 बॉन्ड है, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड है, साइटोसिन गुआनिन के दरमियान 3 बॉन्ड है। तो आप यहाँ से अगर सीक्वेंस देखें और अगर नीचे से देखें तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको और एक्सटेंड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, तो अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर हम ऊपर से आना चाहते हैं तो ऊपर से क्या आएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। नीचे से जाएंगे तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो भी सीक्वेंस है वो सेम आएगी। अगर ऊपर से आएंगे तो सीक्वेंस जो है दोनों की वो सेम आएगी। यहाँ से एडेनिन है तो ऊपर भी एडेनिन होगा, यहाँ गुआनिन है तो इधर गुआनिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर भी थायमिन होगा। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिर्फ इसको क्या कहते हैं, इसको एक टर्न कहते हैं, यानी एक टर्न। और एक टर्न में तकरीबन 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको जो है ना ये बताऊंगा कि हम डीएनए को किस तरह मेजर करेंगे, कौन सी चीज में हम डीएनए मेजर करेंगे। तो डीएनए हम मेजर करेंगे इन पिकोग्राम। तो पी को यहाँ पर हम क्या है 10-12 ग्राम, वैसे कि हम बस जीएम सिंपल लिख देते हैं, या जी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ। थैंक यू।